Queek IS. Compose your dream. हेलो दोस्तों, क्विक आइस में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है और हमारे चैनल द्वारा बिहार के स्पेशल जो हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं टॉपिक वाइज, हम उनका एक एक संभावित क्वेश्चन का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले मैंने जो है 2 वीडियो में बना चुका हूं जो बिहार में पाषाण काल ताम्रपाषाण से संबंधित है और मगध राज्य के उत्कर्ष और 16 महाजनपद से संबंधित है। आज के जो टॉपिक है मौर्य साम्राज्य है। मौर्य साम्राज्य से बिहार के संदर्भ में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इससे जुड़ा। इसके अलावा हम लोग इसी टॉपिक के तहत, इसी बिहार स्पेशल हिस्ट्री के तहत मॉडर्न इंडिया, मिडिवल इंडिया, सारे क्वेश्चन हम मेंशन करेंगे टॉपिक वाइज, कि जिससे अगर कहीं टॉपिक वाइज क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना होने पाए, क्योंकि बीपीएससी के 40+ क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और ये काफ़ी निर्णायक होते हैं और यही सिलेक्शन दिलाते भी हैं, यही हमें सिलेक्शन से आउट भी कर देते हैं। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्वेश्चन आपको लगातार मिलते रहें और आपकी प्रैक्टिस लगातार चलती रहे। ठीक है, किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक वीडियो के कमेंट में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ डेली टेस्ट होता है, आप डेली वहाँ टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर, पहला संभावित क्वेश्चन से। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा मैप देखेंगे। जब मगध राज का उत्कर्ष हुआ था उससे पहले मगध राज ये था। धीरे धीरे जब हर्यक वंश आया तो उस समय मगध राज का उत्कर्ष यहाँ तक साम्राज्य पहुँच गया। फिर जब चंद्रगुप्त मौर्य आया तो उस समय साम्राज्य यहाँ तक पहुँच गया था घनानंद के समय में, और यह है चंद्रगुप्त मौर्य के समय का साम्राज्य। इसके बाद बिंदुसार के समय यह साम्राज्य था, क्योंकि यहाँ कलिंग बिंदुसार समय में जीता नहीं गया था, जिसे अशोक ने जीता था, और ये अशोक के समय का साम्राज्य है जो अफगानिस्तान से लेकर के और बंगाल तक फैला हुआ है, कश्मीर से लेकर के और मैसूर तक फैला हुआ है। तो अलग अलग समय में इस साम्राज्य विस्तार कैसे हुआ है ये इस मैप के थ्रू बताया गया है कि मगध पहले इतना था और फिर राजाओं के कार्यों के द्वारा मगध का साम्राज्य पूरे भारत में फैल गया। ठीक है, और जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र ही थी। यहाँ बात कर ले चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का, थोड़ा मैप से देखेंगे तो याद रहेगा। ये चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था ये आपका उत्तर पश्चिमी क्षेत्र था, जिसमें काबुल, हिरात, कंधार, बलूचिस्तान, मकरान ये क्षेत्र शामिल थे। इसके अलावा मैसूर का राज्य भी उसी के अंतर्गत शामिल था, जबकि चोल और पांड्य ये मौर्य साम्राज्य से बाहर थे। कलिंग ये था जिसे मुड़ीसा कहते हैं। पाटलिपुत्र, अंग, मगध, कौशल, पंचाल, कुरु ये सारे महाजनपद एक साथ थे, और बंगाल को उस समय बंग कहा जाता था, तो वो सबसे लास्ट में था। तो ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का एक मैप मैंने समझाने का प्रयास किया है कि जिससे आपको चीज़ें मैप के थ्रू अच्छे से समझ में आ जाएं। ठीक है, हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से जाना जाता था? तो यूनानी इतिहासकार उसे एंड्रोकोटस भी कहते थे, सेंड्रोकोटस भी कहते थे, और विलियम जोन्स ने पहली बार बताया था कि सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यूनानी चंद्रगुप्त को इसी 2 नाम से पुकारते थे, ये दोनों नाम याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश से संबंधित था? तो ये किस वंश से संबंधित थे? तो ये मौर्य क्षत्रिय थे। ये कौन कहता है? जैन और बौद्ध ग्रंथ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजा ने श्रवण बेलगोला में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर अपना शरीर त्यागा था? तो वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। उसने संलेखना पद्धति के तहत जैन धर्म को अपना लिया था और संलेखना पद्धति के तहत मैसूर के निकट कर्नाटक में श्रवण बेलगोला में जाकर के चंद्रगिरी पहाड़ी पर अपने शरीर को भूख के द्वारा, उपवास के द्वारा त्याग दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में मौर्यों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? उसे बिरसल कहा गया है। तो मौर्यों को बिरसल किसने कहा है? विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो गलत होने चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि हम इतना डीपली नहीं पढ़े होते हैं, और जब हम क्वेश्चन को कहीं प्रैक्टिस करते हैं तो हमें वो चीज़ें याद हो जाती हैं। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टालमी द्वितीय ने डायोनीसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? तो ये अशोक के समय आया था, भारत और पाटलिपुत्र आया था डायोनीसियस, जो कहाँ का राजा था, कहाँ के राजा का राजदूत था? मिस्र के राजा टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने
पालीब्रोथम पाटलिपुत्रक नामक उपधारण धारण किया था, उपनाम धारण किया था। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा स्ट्रेबो। ये स्ट्रेबो ने बताया था कि चंद्रगुप्त ने पालीब्रोथम अर्थात पाटलिपुत्रक नामक उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट है मौर्य सम्राट बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो आजीवक संप्रदाय को मानता था। मक्खली गौसाल इसके संस्थापक थे। ठीक है, नेक्स्ट है किस अभिलेख में अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो ये भाभू बैराट में, क्योंकि मास्की में और गुर्जरा में अशोक नाम मिलता है, लेकिन भाभू बैराट अभिलेख में उसका नाम प्रियदर्शी मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है? मेगस्थनीज ने किया है। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के प्रशासन को बताया कि 6 समितियों के माध्यम से चलाया जाता था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। और मेगस्थनीज ने अपनी इंडिका में ही पाटलिपुत्र के प्रशासन का विस्तृत वर्णन किया है। ठीक है, नेक्स्ट है अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ये जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। और कब पढ़ा था? 1837 में पढ़ा था। ठीक है, और उन्होंने ही अभिलेखों को पढ़ के ट्रांसलेशन किया और बताया कि अशोक ने क्या क्या उसमें लिखा है। नेक्स्ट है डाइमेकस सीरिया के सम्राट एंटियोकस प्रथम का राजदूत बन करके किसके शासनकाल में मौर्य के दरबार में आया था? बिंदुसार के। और बिंदुसार ने इनसे 3 चीज़ों की मांग की थी, मीठी मदिरा, अंजीर और एक दार्शनिक। तो एंटियोकस ने दार्शनिक नहीं भेजा, कहा कि दार्शनिक का क्रय विक्रय हमारे यहाँ नहीं होता है, बाकी 2 चीज़ें इनके यहाँ भिजवा दी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया गया था? तो 251 BC में अशोक के समय पाटलिपुत्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है किस युद्ध में हुए भारी तबाही और जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और उसने युद्ध की नीति को त्याग करके धम्म की नीति को अपना लिया? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और वो है कलिंग। तो कलिंग पर अधिकार अशोक के समय किया गया था, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के धम्म का तात्पर्य क्या था? तो नैतिक आचार संहिता से था। उसने जनता के लिए एक नैतिक नियम बना रखे थे, उसने धम्म में इसी के बारे में बताया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है, जिसमें एक प्राची या प्राची प्रांत था। पूर्वी प्रदेश की राजधानी क्या थी? तो वो थी आपकी पाटलिपुत्र। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। और याद रखिएगा अशोक के समय में 5 प्रांत थे मौर्य साम्राज्य में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो अशोक के स्तंभ लेख बिहार के चंपारण से प्राप्त हुए हैं, लौरिया नंदनगढ़ से और लौरिया राज्य से प्राप्त हुए हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष किया था? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो ये 10वें वर्ष किया था। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है सर्वप्रथम अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत किस जगह की यात्रा की थी? ठीक है, तो क्वेश्चन को घुमा दिया है, बोध गया की यात्रा की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? तो उस मौर्य साम्राज्य का जो केंद्रीय न्यायालय था वो पाटलिपुत्र में स्थित था। ठीक है, जहां निर्णय लिया जाता था। नेक्स्ट है किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीवकों के लिए गुफाओं का निर्माण कराया था? तो बराबर की पहाड़ी में आजीवक संप्रदाय के लिए गुफाओं का निर्माण कौन कराया था? ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, अशोक ने कराया था। ठीक है, नेक्स्ट है गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपिका गुफा का निर्माण कौन कराया था? तो अशोक के पौत्र दशरथ ने कराया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और ये भी किसके लिए कराया गया था? आजीवक संप्रदाय के लिए ही कराया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त होती है? तो जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा मौर्य साम्राज्य में कहाँ से प्राप्त होती है? लोहानीपुर, पटना से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है अशोक के धम्म नीति की जानकारी मिलती है। तो अशोक की धम्म नीति की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो याद रखिएगा दूसरे से मिलती है, 10वें से भी मिलती है, 7वें से मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध के किस शासक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की थी? तो अशोक ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा बी।
नेक्स्ट है चोल अशोक के साम्राज्य की दक्षिणी सीमा पर स्थित कौन सा राज्य था? तो चोल भी था, चेर भी था और पांड्य। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर ये दक्षिण भारत है तो ये चोल थे, ये पांड्य थे और ये चेर थे। ठीक है, तो ये क्षेत्र जो है अशोक के साम्राज्य के बाहर थे और यही मैसूर था, तो मैसूर तक अशोक का साम्राज्य था। ये तीनों राज्य अशोक के साम्राज्य से बाहर थे, चोल, चेर और पांड्य। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म में शिक्षा ग्रहण की थी? उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन कब हुआ था? यह भी पूछा जा सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में तो हुआ था, 315 बीसी में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? 13वें शिलालेख में किया गया। ये भी याद रखिएगा, पड़ोसियों के साथ संबंधों का। इसके अलावा कलिंग युद्ध का वर्णन भी 30 जो है किसमें किया गया था? तो 13वें शिलालेख में किया गया है। नेक्स्ट है किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? यूनानियों से। उसने यूनानियों से भारत को मुक्ति दिलाई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला ना तो सूसा और ना ही एक बतना कर सकते हैं। ये दोनों राज कहाँ थे? फारस में थे, तो उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। किसने कहा था? तो ये कहा था, याद रखिएगा, एरियन ने कहा था। ठीक है, पाटलिपुत्र की तुलना एरियन ने किया था और राजप्रसाद की तुलना चंद्रगुप्त मौर्य की। नेक्स्ट है मौर्यकालीन चामर गृहिणी यक्षिणी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो दीदारगंज पटना से। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, अलग अलग एग्जामों में, आईएएस में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट है एक उपासक के रूप में अशोक ने किस वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी? तो लुम्बिनी की यात्रा उसने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष की थी और उसे करमुक्त घोषित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को सम्राट बताया था वो कौन सा है? भाभु स्तंभ लेख में उसने कहा है कि मैं एक सम्राट हूं। ये कौन सा है? सी। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा है कि यह राजप्रसाद मानव कृति नहीं है वरन देवताओं द्वारा निर्मित है? अशोक का राजप्रसाद अर्थात उसका महल इतना भव्य था कि लोग कहते थे, ऐसा विद्वान कहते थे कि वो मानव ने नहीं बनाया है वरन देवताओं ने बनाया है। तो यह कौन कहा था? तो यह फाहियान ने कहा था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है धम्म शब्द किस भाषा के धर्म का प्राकृत स्वरूप है? संस्कृत। ठीक है, धम्म शब्द संस्कृत से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है लौरिया अरेराज स्तंभ लेख बिहार में किस राज्य, बिहार राज्य के किस जिले में है? ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट में है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी चंपारण में है, अर्थात बी। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले से गुहा लेख के साक्ष्य मिले हैं? तो बिहार के गया जिले से गुहा लेख के साक्ष्य मिले हैं, अर्थात पत्थरों पर लिखे गए साक्ष्य पाए गए हैं। नेक्स्ट है अशोकाराम बिहार का कहाँ स्थित है? अशोकाराम बिहार भिक्षुओं के लिए बनाया गया था और ये पाटलिपुत्र में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है पुष्यमित्र शुंग ने किसके आक्रमण से मगध की रक्षा की थी? तो यूनानियों से। यवन, इन्हीं यूनानियों को यवन कहा जाता था और पुष्यमित्र शुंग ने पाटलिपुत्र की रक्षा, मगध की रक्षा यवनों से की थी, अर्थात यूनानियों से की थी। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है मगध में प्रथम ब्राह्मण राज किसने स्थापित किया था? पुष्यमित्र शुंग ने किया था ब्राह्मण राज की स्थापना। नेक्स्ट है बोध गया के विशाल मंदिर के चारों ओर एक पाषाण वेदिका अर्थात बाउंड्री का निर्माण किस काल में किया गया? शुंग काल में किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुकुटाराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया था? पुष्यमित्र शुंग, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग को कहा जाता है इसने बहुत सारे बौद्ध स्तूपों को नष्ट किया था। नेक्स्ट है गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो यवनों का आक्रमण पाटलिपुत्र में किसके शासनकाल में हुआ था? पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण
कब हुआ था? तो डिमेट्रियस का जो आक्रमण हुआ था वो 185 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, कलिंग शासक खारबेल ने मगध पर आक्रमण कब किया था? तो कलिंग का राजा खारबेल था, जिसका हाथी गुम्फा अभिलेख है। उसने कब मगध पर आक्रमण किया था? तो पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, मनुस्मृति की रचना किस शासनकाल में पूर्ण हुई थी? शुंग काल में। तो शुंग काल भी हमारे इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण काल है। उसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, जाति व्यवस्था की तीव्र आलोचना करने वाले ग्रंथ वज्र सूची के रचयिता कौन है? ठीक है, तो इसके जो रचयिता हैं वो अश्वघोष हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। किस संहिता में पाटलिपुत्र पर यूनानियों के आक्रमण की जानकारी मिलती है? तो यह है आपका गार्गी संहिता, अर्थात सी। नेक्स्ट है, कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्राश्रय दिया था? तो कनिष्क ने पाटलिपुत्र के कौन से विद्वान जिसने अपने दरबार में स्थान दिया था? अश्वघोष को स्थान दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क ने अपने क्षेत्र विस्तार के क्रम में कहां तक जीत हासिल की थी? तो मगध तक। तो कनिष्क जो है पेशावर का राजा था और बाद में उसने जो है मथुरा तक शासन किया था और मगध को जीत करके उसने अपने राज्य का विस्तार किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो ये 50 क्वेश्चन मौर्य साम्राज्य से जो बहुत ही चर्चा में रहते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप बिना किसी संकोच के बताइएगा। अगर हमसे गलती होगी तो उसको हम सुधार जरूर करेंगे। ओके, थैंक यू।